नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं प्रीति शुक्ला, आप सबकी दोस्त और आज के कार्यक्रम की होस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। आज राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ राजस्थान के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हमने देश की कुछ जानी मानी शख्सियतें, कुछ जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया है जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। तो कुछ ऐसे ही आफताबों से आइए मिलाते हैं आप सबको। तो एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। त्याग की सूरत है बेटी, ममता की मूरत है बेटी, संस्कारों की जान है बेटी, हर घर की पहचान है बेटी, खुशियों का संसार है बेटी, प्रेम का आधार है बेटी, शीतल सी एक हवा है बेटी, सब रंग रोगों की दवा है बेटी, ममता का सम्मान है बेटी, पल पल बढ़ाती मान है बेटी, पल पल बढ़ाती मान है बेटी। नमस्कार, मैं प्रीति द्विवेदी शुक्ला आप सबका आज के कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित है, आप सबका स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम फिल्म उद्योग और व्यापार संघ राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित है और इस कार्यक्रम में बहुत सारी विशिष्ट अतिथियों को बुलाकर इस संघ ने इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण और भी खास बना दिया है। तो मैं सबसे पहले आप सबका, हमारे साथ मौजूद सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर माह के चौथे रविवार को बेटी दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ आज ऐसी कुछ शख्सियतें, ऐसी कुछ बेटियां जुड़ी हुई हैं जिन पर हम बहुत गर्व करते हैं और जिनके जीवन शैली से, जिनके जीवन जीने के तरीके के हम सबको बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ और एक बार एक संक्षिप्त परिचय आप सबसे उनका कराती हूँ। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूज्य साध्वी दीदी श्रीमती हेमलता सरकार जी। आप उज्जैन मध्य प्रदेश से आती हैं और आप सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं और ऐतिहासिक भारत माता मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पित है। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी, बहुत बहुत स्वागत है और हम सब के लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपका सानिध्य आज हमको मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीदी आप। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्री रूमा दीदी जी। आप बीकानेर राजस्थान से हैं। आपको सन 2018 के नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रूमा देवी जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाड़मेर से हूँ, बीकानेर नहीं। अच्छा जी, मैं चाहती हूँ कि बाड़मेर से आप हैं और आपने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं कि जिनसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पल्लवी जी। नासिक महाराष्ट्र से आती हैं और आप ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध मैजिशियन है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पल्लवी जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति जी और बाकी सभी गेस्ट को भी मेरा प्रणाम, सभी को प्रणाम। इसी क्रम में आगे चलते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कंचन शर्मा जी। आप जयपुर राजस्थान से आती हैं, आप समाज सेविका हैं और साथ साथ आप संरक्षक हैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंचन जी आपका। कंचन जी बहुत बहुत थैंक यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रवीण सुधार जी। आप चेयरमैन हैं फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ के और आप भी राजस्थान से ही आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। नमस्कार। नमस्कार, हेमलता जी को प्रणाम, रूमा जी नमस्कार, कंचन जी नमस्कार एंड पल्लवी जी, जादूगर जी नमस्कार।
साथ हमारी अतिथि मनन जी जुड़ चुकी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनन जी आपका। मनन जी के विषय में मैं कुछ बताना चाहूंगी, संक्षिप्त परिचय पहले उनका देना चाहूंगी कि आप पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य बाल संरक्षण आयोग की, और राजस्थान से आती हैं आप, और आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मनन जी आपका, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, प्रणाम निवेदित करती हूँ। स्वागत मनन जी। मनन जी स्वागत है आप। जी नमस्ते। तो शायद हमारे साथ सारे ही अतिथि जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मुकेश जी। आप सचिव हैं फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ के, राजस्थान से आप भी आते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी हुई है। आप बॉलीवुड सिंगर हैं रेखा राव जी, और उपाध्यक्ष है फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ राजस्थान की। तो रेखा जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार रेखा जी। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिनके विषय में अगर मैं कहना चाहूं तो शायद उनको समय में और शब्दों में नहीं बांध सकती। तो एक संक्षिप्त सा परिचय उनका देती हूँ और उनको बुलाऊंगी कि वो अपने जीवन के बारे में और हम सबको कुछ संदेश अवश्य दें। तो मैं उनका परिचय रखती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ पूज्य साध्वी दीदी हेमलता जी सरकार की। आप उज्जैन मध्य प्रदेश से आती हैं और आप आलमपुर अड़ाना में श्री भारत माता मंदिर के निर्माण हेतु संकल्पित हैं। दीदी हेमलता सरकार को 9 वर्ष की आयु में ही सत्संग का ज्ञान हो गया था। हेमलता दीदी सरकार राष्ट्र निर्माण और हिंदू धर्म की के प्रति कार्यरत है, उनको रक्षार्थ कार्यरत हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ दीदी आपका, आप आइए और आगे के वृत्तांत अपने जीवन के बारे में और कुछ शिक्षा हम सबको दीजिए। स्वागत है दीदी आपका। जी सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी आवाज आपके पास, मेरी आवाज पहुंच रही सब तक? जी आ रही है जी। सबसे पहले तो इस राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को, आपके माता पिता को भी सादर। आप यहाँ तक पहुंची है, इसके पीछे किसका हाथ है? तो वो है आपके माता पिता। अगर माता पिता हमारे साथ नहीं होते तो हम आज पर नहीं होते, है ना। तो मैं दुनिया के पूरी दुनिया के माता पिताओं को आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन अपनी बेटियों के अंदर बहुत प्रतिभाएं होती हैं और कभी भी अपनी बेटियों को जैसे नहीं रोकना चाहिए। बेटे से ज्यादा बेटी में प्रतिभाएं होती हैं। तो ऐसे सभी माताओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ यहाँ से। मैं कथा भी कहती हूँ तो मेरा जो ज्यादा फोकस रहता है वो बेटी के ऊपर अधिक होता है, क्योंकि मैं बाल्यकाल से आज जिस मुकाम तक, जिस स्थान तक पहुंची हूँ, उसके पीछे मेरे माता पिता का हाथ है। और आप लोग भी जहां तक पहुंचे हैं वहां तक आपके माता पिता का ही हाथ है। तो दुनिया के उन सभी माता पिताओं से मेरा आग्रह है जो आज भी बेटियों को बंधन में रखते हैं, बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार बेटियों को कुछ करने के लिए उनको थोड़ा सा स्वतंत्रता दीजिए। और स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं है कि हम उनका ध्यान नहीं रखें, क्योंकि हमारा अंकुश भी उनके ऊपर होना चाहिए। बिना अंकुश में हमारी बेटियां कहीं भटक सकती हैं, इसलिए हमें अंकुश के साथ में हमारी बेटियों को आगे बढ़ने में कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उनका दिशा निर्देश करते रहना चाहिए। तो आज जो बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं देश में, हम बेटियों की बात करते हैं, बेटी दिवस हम मनाते हैं, लेकिन बेटियों का कहीं अपहरण, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं दृष्टि दोष है। उस दृष्टि दोष को हमें मिटाना पड़ेगा। तो आइए हमारी दृष्टि दोष कैसे मिटे, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ। क्योंकि मैं आध्यात्मिक धार्मिक हूँ, इसलिए मैं कथाओं से जोड़ करके इस प्रसंग को आगे बढ़ाती हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। अच्छा,
तो पहले तो क्या है कि हम बेटियों के लिए मैं एक बात रख रही हूँ, मैं 2-4 लाइन आपके पास में पहुंचा रही हूँ। बेटी का ही मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं। वे लोग जो भ्रूण हत्याएं करते हैं, बेटियों को बाहर आने से रोकते हैं, वो दुनिया में ही नहीं आने देते हैं, उन माता पिताओं से मेरा आग्रह है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वह देश हमारा सनातन धर्म, हमारा परंपराओं का सम्मान का देश है। जिस देश का नाम ही भारत माता हो, उस देश में नारियों का सम्मान होना आवश्यक है या नहीं है? हमारे देश का नाम ही भारत माता है, क्योंकि हमने सदैव ही नारियों का सम्मान किया है। और एक श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां जहां बेटियों का सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। हमारा देश ऐसा है, हमने बेटियों को पूजा है। हमने छोटी छोटी बेटियों को, 9 साल की बेटियों को, 6 साल की बेटियों को, जब नवरात्रियां आती है तो इस देश के महान महान जो संत है, ऋषि परंपरा है, साधु संतों की परंपरा में बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, महात्मा लोग बेटियों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में बुलाकर उनके चरणों को धोते हैं, उनका चरणोदक पीते हैं। मेरे सदगुरुदेव भगवान भी नवरात्रि आती है तो बेटियों का पूजन करते हैं। तो इस देश में आज बेटियों का बड़ा अपमान हो रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि आज 5 साल की, 6 साल की बेटी के साथ में रेप हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। ये कब नियंत्रण होगा? तो देश के तमाम जनता को जागना होगा, इसके प्रति हमें सजग होना पड़ेगा कि हमारी बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कब रुकेंगे। बेटा क्या लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बहिना के बिन भाई की सुनी पड़ी कलाई है, रक्षाबंधन भाई दूज का तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया के सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि क्या बेटी संतान नहीं है? बेटी भी संतान है, उसके अंदर भी बहुत प्रतिभाएं हैं। आज देश की बेटियां जो कर रही है, बेटों से अधिक कार्य कर रही है। हर जगह बेटी है। आपने देखा पेट्रोल पंप पे मैंने बेटियों को देखा, मैंने बस में कंडक्टरी करते हुए बेटियों को देखा, मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए बेटियों को देखा। तो बेटियों में क्या प्रतिभा की कमी है? तो जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं उनसे मेरा आग्रह है, हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्रों में लिखा है, अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो उसमें लिखा है, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार में कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती, हमने ये सुना था। लेकिन इस वर्तमान समय में कुमाताएं हमने देखी है जो भ्रूण हत्या कर देती हैं। आए दिन फिर प्राकृतिक आपदाएं होती है, देवताओं का प्रकोप होता है। जब बेटियों की हत्या होगी निर्मम, बेटियों का संरक्षण नहीं होगा तो देश में ऐसी घटनाएं बढ़ेगी। इसलिए इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा, नारियों का सम्मान करना पड़ेगा। रामचरितमानस भी कहता है, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। दुनिया की तमाम, संसार की संपूर्ण नारी जाति का हमको सम्मान करना है माँ जानकी का रूप देख करके। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन वो 2 कुलों से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। क्या बेटी हमारी संतान नहीं है? वो भी संतान है। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, उनके बीच में अवरोध पैदा मत करिए। संस्कारों के साथ हमारी बेटियों को आगे बढ़ाइए, कथाओं के साथ बेटियों को आगे बढ़ाइए। कथाओं के उदाहरण दे करके, इतिहासों के उदाहरण दे करके हमारी बेटियों को आप वीरांगनाएं बनाइए, झांसी की रानी बनाइए, उनको सीता बनाइए, उनको गार्गी बनाइए, उनको मैत्री बनाइए, उनको पद्मिनी बनाइए। ऐसा आग्रह मेरा सभी तमाम देश के लोगों से है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, अंतर समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। नियत के खोटों की जग में समझो तुम इंसान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। इसी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा बोला आपने। और आपने बहुत ही गंभीर विषयों को उठाया, जैसे कन्या भ्रूण हत्या और दृष्टि दोष के बारे में हमें बताया कि हमें किस तरह संस्कारित होकर जीवन यापन करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा, कन्या भ्रूण हत्या का आपने उठाया। तो उसी संदर्भ में लिखी हुई 2 पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगी आप सबके मध्य, वो आप सबको समर्पित है। सुनिएगा कि देखे हैं आसमानों से ख्वाब मैंने,
कि देखे हैं आसमानों से ख्वाब मैंने, ऊंचे अंबर को जाके बता दीजिए, और है जगमगाना सितारों से ज्यादा हमें, है जगमगाना सितारों से ज्यादा हमें, जल उठे जुगनुओं को जता दीजिए, और न जो कर पाए बेटा, और जो न कर पाए बेटा कर डाला इन्होंने। जो सब बैठे हैं हमारे बीच आज, वो सब बहुत बड़ी शख्सियत और अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो हैं, वहां उन्होंने ऐसी बुलंदी को प्राप्त किया है कि जो शायद किसी बेटे के लिए भी करना संभव नहीं होगा। तब मैं ये पंक्तियां कहती हूँ कि जो ना कर पाए बेटा कर डाला इन्होंने, कोख में मारने वालों को जिता दीजिए, कोख में मारने वालों को जिता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इसी क्रम में आगे आमंत्रित करती हूँ मनन जी को, मनन चतुर्वेदी जी को, और आपके विषय में 2 लाइनें कहना चाहूंगी, 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जुस्तजू में इल्म की जो खो गया, जुस्तजू में इल्म की जो खो गया, मंजिलों का पा लिया उसने सुरा। तो मनन जी, आप जितने सीधे सरल स्वभाव की हैं, उतने ही बड़े बड़े कार्य आपने किए हुए हैं इस छोटी सी आयु में। और आप राज्य बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। यह तो आपका राजनीतिक परिचय हुआ, और अब एक ऐसा परिचय जो अपने आप में बहुत बड़ा है, वो रखती हूँ आप सबके मध्य, सुनिएगा, कि आप हजारों बेसहारा बच्चों की मां हैं, और आप ये सारे कार्य निरंतर कई वर्षों से बखूबी से करती हुई आ रही हैं। और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी मनन जी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसमें 4 चांद लगा रही हैं। मनन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी आगे की कहानी आपकी जुबानी ही सुनते हैं। मनन जी, स्वागत है आपका। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। देखिए, आपने मेरे बारे में जो बताया, वो राजनीति वाली बात तो जो है वो पीछे के कार्य के कारण मुझे एक पद मिला, एक जिम्मेदारी मिली, यात्रा में एक पड़ाव है वो, मंजिल नहीं है वो। मैं बहुत सारे बच्चों की मम्मा हूँ और उसमें ज्यादातर बेटियां ही हैं, मतलब 70% बेटियां ही। तो ये तो एक सच है ही कि बेटियों को छोड़ा जाता है, और मुझे लगता है वो ना समझ है जो बच्चियों को कमजोर या बोझ समझ के छोड़ देते हैं। तो ये उनकी मानसिक संकीर्णता है और उनकी कमी है। बेटियां ना तो कभी कमजोर थी, ना है, और ना कभी होंगी। जो आज की लाइफ स्टाइल है उसमें जो चेंजेस आए हैं उसका ही असर है। और ऐसा नहीं है कि उस जमाने में या पिछले जमाने में ये सब नहीं होता था, उस वक्त भी होता था। जब हम भागवत में पढ़ते हैं, जब हम देवी भागवत पढ़ते हैं या शिव पुराण पढ़ते हैं, इतने पुराने अपने प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनमें भी आता है कि नजर का भटकाव या स्त्री को देखकर आकर्षण होता था। और कई कई जगह तो लिख दिया है कि स्त्री अगर आपकी लाइफ में आती है तो आप भटक जाते हैं, यानी कि स्त्री भटक जाते हैं। इसका मतलब स्त्री में वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है कि वो भटका सकती है। और पुराना एक प्रसंग आता है कि मधु कैटब को जब नहीं मारा जा पा रहा था और बहुत लंबा संग्राम चल रहा था, तो योग माया ने आकर उन्हें डाइवर्ट किया था और उसके बाद में उनको मारा जा सकना संभव हुआ था। तो स्त्री हमेशा शक्तिशाली रही है, लेकिन उसको अपनी शक्ति का एहसास आज दूसरों को दिलाना पड़ता है, इसका मुझे ताज्जुब है। हमारे अंदर की शक्ति जो है वो मातृ शक्ति है, हम जननी है। हम जब किसी को जन्म दे सकते हैं, तो आप सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े लोगों को हमने जन्म दिया है, मातृ शक्ति ने जन्म दिया है, मैंने दिया है, आपने दिया है, तो हम कमजोर तो हो ही नहीं सकते, है ही नहीं। बस हम अपनी शक्तियों को भूल गए। हम अपनी शक्तियों के और आज की स्थिति के बीच में पर्दा लगा के बैठे। वो पर्दा हम ही हटा सकते हैं। जब किसी बच्चे को, मैं बाल आयोग में अध्यक्ष थी, तो मैं राजस्थान के बॉर्डर एरिया में गई, वहां जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पर ये सारी बातें सुनी कि बच्चियों को मटकी में रखकर गाड़ दिया जाता है, उनके धतूरा रख दिया जाता है, या उनके अफीम का वो रख के या रेत का वो रख के ये सारा उनके साथ में कर दिया जाता है और बच्चे को मार दिया जाता है। किंतु उसके बाद भी मैं ये कहती हूँ कि जीने की गुंजाइश है और अभी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बेटियां बहुत कुछ सीख रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। और मेरी लाइफ के बारे में मैं बताऊं कि मेरे जो फादर हैं, हम उनकी 3 बेटियां हैं। हम तीनों, मैं सबसे बड़ी हूँ, आई एम एल्डेस्ट वन। तो हम तीनों बेटियों को हमारे पिता ने ऐसे पाला जैसे हम औलाद नहीं फौलाद बन गए। हमें उन्होंने डर क्या होता है कभी बताया नहीं। डर के ऊपर, डर के आगे ही निडरता आती है, वही उन्होंने हमें सिखाया। और जब मैंने ये काम शुरू किया तो
एक फीमेल होने के कारण लोग मुझ में माँ कम देखते थे, एक फीमेल ज्यादा देखते थे, तो मुझे बहुत चीजों का मुझे भी सामना करना पड़ता था। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी। जी तो जी जी। हम तीनों बेटियां ही रही, और मेरे फादर ने हम लोगों को बहुत स्ट्रांगली पाला। उस जमाने में मुझे मार्शल आर्ट सिखाई, हमारे को ड्राइविंग, सब कुछ सिखाया। तो मैंने एक बेसिकली क्योंकि आपने कहा कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, तो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। और मैं एक फैशन डिजाइनर थी, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, मुझे लंदन से स्कॉलरशिप मिली। मीनवाइल जब मैं जयपुर अपने होम टाउन आ रही थी, तो मैंने एक बच्ची को देखा, छोटी सी बच्ची को, जो बिल्कुल निर्वस्त्र थी और उसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए थे, और वो कचरे में से कुछ ढूंढ के खा रही थी। वहीं पर सुअर के भी कुछ बच्चे थे, वो भी खा रहे थे, और मैं दिल्ली से आ रही थी अपने कोर्स के बीच में। तो मैंने उस बच्ची को देखा और मुझे लगा, फॉर हुम आई एम गोइंग टू डिजाइन द गारमेंट्स, किसके लिए हम कपड़े डिजाइन कर रहे हैं, या तो कपड़े ही नहीं है। और उस परिस्थिति में मुझे लगा मुझे लंदन नहीं जाना चाहिए, मुझे यही रह के काम करना चाहिए। और मैंने काम शुरू किया कच्ची बस्तियों में जाकर, और धीरे धीरे वहां मुझे एक दिन एक बच्ची मिली जिसका कोई भी नहीं था, मैं उसको घर पे ले आई, और यूं करते करते करीबन 1000 से ज्यादा बच्चों को अभी पुनर्वासित कर चुकी हूँ। तो मेरी कहानी में ये इसलिए शेयर करना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया, आज मेरे बायोलॉजिकल भी 4 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, एक 22 साल की बेटी है, एक 21 साल की, और इन्हीं के साथ में जिनको अडॉप्ट किया वो भी बच्चे रहते हैं, हमारा एक ही घर है। तो जब मेरे पास जब ज्वेलरी थी और चीजें थी, तो मैं उनको सेल कर करके उनको, उन बच्चों को जिनको घर आती थी, उनके लिए काम कर पाती थी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि मेरी ज्वेलरी खत्म हो गई, अब मैं कैसे काम करूं? तो मैंने अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना शुरू किया, मैगजीन लिखना शुरू किया, थिएटर किए, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, और सड़कों पे थिएटर किए, पेंटिंग मैराथन शुरू की। क्यों किया पेंटिंग मैराथन? जो मेरी शुरू हुई वो ऐसे हुई, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 72 घंटे का है, 3 दिन 3 रात का, 24 घंटे में अपने ट्रक पे खड़ी होती हूँ। तो ये सब मुझे क्यों करना पड़ा? ना मुझे पेंटिंग आती थी, ना मेरे घर में कोई थिएटर करता था, ना मेरे घर में कोई फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, ना कोई राइटर है। मैं मैगजीन लिखने लगी, हाँ। और ये सब कैसे हुआ? यू सी, मेरे घर में जब मुझे कुछ नहीं आता था, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगेन जननी वर्ड आता है, तो वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और दूसरा, जब मैं ये काम शुरू कर रही थी, तो मेरे को 1-1 रुपए के लिए एक टाइम 6-7 बच्चे हैं, कभी 20-21 बच्चे हैं। मुझे याद है कि मैं 5-5 किलो आटा कैसे खरीद के लेकर आई और कैसे वो काम चला। तो वो इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। तो आप किसी के ऑफिस में जाते थे, तो वो आप में एक फीमेल देखता था, एक मदर नहीं देखता था। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। तो मैं अपना पल्ला यूं करके यूं जाती थी, तो वो उसकी एक अति थी और एक लिमिट थी। लेकिन उसी में से, उसी डर में से एक निडरता निकली कि क्यों नहीं मैं किसी से 1 to 1 मिलने की बजाय हजारों की भीड़ में खड़ी हो जाऊं। तो मैंने फिर थिएटर स्टार्ट किए, करवा दिए ईश्वर ने, बच्चों ने ताकत दी। हमने रामायण की, हमने जय श्री कृष्ण, बहुत थिएटर्स लिखे। फिर सड़क पर, मैं रोड साइड पेंटर हूँ, मैं रोड पर पेंटिंग मैराथन करती हूँ। तो कितने भांति भांति के लोग जाते हैं, तो उसमें आपके अंदर की ही स्ट्रेंथ काम आती है। फीमेल का नाम ही शक्ति है, हम है ही पावर। आप किसी की भी बारे में बात करें तो शक्ति ही सब कुछ है। तो शक्ति ही जब सब कुछ है, वो शक्ति बस हमारे अंदर है, हम उसे लाना है। मैं मानती हूँ, जब मैं आयोग में रही, बहुत रेप केसेस होते हैं, कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दूध के गिलास के लिए फाइट करना पड़ता है, आने जाने में डरना लगता है। लेकिन जब हम लोगों को, आपने हमारा सबका, हम सारी बहनों का इंट्रोडक्शन किया कि हम सब बहुत स्ट्रांग है, हमने समाज में कुछ किया है, तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम सब ने जो किया है, वो हमने अपने अंदर की मात्र शक्ति को पहचाना है। नेगेटिविटी चंद समय की है, उस जमाने में भी सीता को उठा लिया गया था। ये चंद समय का अंधियारा है, हमारे अंदर उजियारा है। तो अंधेरा तो भाग ही जाएगा, बस उजियारे को बचाना है। इतना ही कहना चाहूंगी। आपने मुझे आमंत्रित किया, आप सबको धन्यवाद। एंड सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद। जी, और आपके जीवन से वास्तव में सबको बहुत प्रेरणा मिली होगी। आपकी तरह केवल लोग विचार ही रख लें, अगर देश में हर एक इंसान या विश्व में हर एक इंसान केवल विचारों में ही आपसे सीख ले, तो शायद जो स्थितियां इतनी भयावह है जैसा आपने बताया, वैसी ना।
और आपके लिए मैं 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी, जरूर पढ़ना चाहूंगी, आपको समर्पित। सुनिएगा कि चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी परिस्थितियां, ऐसे व्याख्यान आपने बताए जिनको वास्तव में सुनकर अगर कोई सुने और जाने तो वास्तव में उसके आंखों से आंसू निकल सकते हैं। क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शायद रेखा राव जी जुड़ती हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं और कार्यक्रम के मध्य में मैं चाहूंगी कि आप एक भजन के द्वारा भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित एक भजन प्रस्तुत करें। और पंक्तियां की, जब तक धरा में धर्म विद्यमान है, राम नाम की मोक्ष के समान है, परिदृश्य अतीत है या वर्तमान है, हर काल खंड में अखंड राम है। तो भगवान राम के श्री चरणों में समर्पित एक भजन प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच आ रही हैं बॉलीवुड की मशहूर सिंगर रेखा राव जी। रेखा राव जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और मैं उपाध्यक्ष होने के नाते आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज हमारी सभी महान विभूतियाँ इस कार्यक्रम में है। हमारी आदरणीय मनन जी, बहुत सुंदर आपने अभी पूरा वक्तव्य दिया, बहुत खूबसूरत आपके एक्सपीरियंस शेयर किए। रुमा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी कीर्ति जी, आप संचालन करी, बहुत सुंदर। प्रीति जी, कंचन जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रामायण से जुड़ी हुई हूँ, दादू श्री रविंद्र जैन जी की शिष्या हूँ। आइए कुछ रामायण की चौपाई में सुनाती हूँ आपको। आदरणीय दीदी भी हमारे सामने विराजमान है, हेमलता दीदी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो रवि सी नगर के गए सबका, हृदय राखी होसनपुर राजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो ये थी रामायण से चौपाइयाँ। रेखा जी, रेखा जी, मुकेश जी, आपका रेखा जी, आज राष्ट्र में इतनी महान विभूतियों का आपने इस कार्यक्रम से जोड़ा आज। प्रीति जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, बहुत सुंदर धन्यवाद रेखा जी, बहुत सुंदर चौपाइयाँ आपने। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? पूरा माहौल राममय कर दिया आपने रेखा।
हाँ जी आइए। बहुत सुंदर। मैं अभी वाल्मीकि जी की रामायण चल रही है मेरे घर में, मैं खुद पढ़ रही हूँ, और तुलसीदास जी की सारी बेटियां हम लोग इकट्ठी होती है। कभी आपको मौका मिले तो घर आना और बच्चों को सुनाना, हम सब गाते हैं, पर मैं गाती हूँ ना तो बहुत हंसी आती है। सुनना, सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, जब हुस दशरथ अरज बिहारी, सिया राम जय जय राम। आप हमारे घर आना, मैं कैसा गाती हूँ देखो। जय जय सिया राम। धन्यवाद। धन्यवाद मनन जी। थैंक यू। जी बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं रूमा देवी जी को। फिर के एक छोटे से गांव में रहने वाली रूमा देवी जी, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, एक सेकंड, बाड़मेर के छोटे से गांव में रहने वाली रूमा देवी जी, आपने अपनी काबिलियत के दम पर करीब 25,000 महिलाओं को रोजगार दिया है। इसी को देख भारत सरकार ने आपको वर्ष 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही रूमा देवी जी कौन बनेगा करोड़पति शो का हिस्सा भी बन चुकी हैं, एवं आपने वहां पर 12 सवालों के सही जवाब दिए और 12 लाख रुपए की विजेता आप बनी थी उसमें। और ऐसी अद्भुत शख्सियत और बहुत सी बातें अभी और भी हैं, अगर उनके विषय में बताया जाए तो शायद मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ। और आपने अपनी पहचान अपने दम पर खुद बनाई, और आपके विषय में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि अपना जमाना आप बनाते हैं पहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। तो स्वागत करती हूँ रूमा जी आपका, और आप अपनी यात्रा के बारे में, अपनी जीवन की यात्रा के बारे में और जो भी कार्य आपने किए हैं हम सबको बताइए। स्वागत है रूमा जी आपका। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है रूमा जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और सबसे रूबरू करवाया, और मनन जी की बातें सुनने को मिली। जैसे उन्होंने बताया कि बाड़मेर जैसलमेर में वो फील्ड में आए और उन्होंने जो स्थिति देखी थी वो वास्तव में सही थी, और यहाँ से मैं भी हूँ, आप सोच सकते हैं कि यहाँ स्थिति कैसी थी उस टाइम। आज से 12 साल पहले की बात करूं, मैं जब 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और उसके बाद पिताजी की दूसरी शादी हो गई, और 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया। स्कूल छूटने के बाद में मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम करती थी, क्योंकि हर घर में कसीदाकारी का काम यहाँ होता था, लेकिन वो सिर्फ अपने घर के लिए ही बनाते थे। तो उसके बाद जब मैं 17 साल की थी तो शादी हो गई, और शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि महिला को तो यहाँ पे घर में ही रहना है, घूंघट में रहना है, और बेटियां उस टाइम स्कूल बहुत कम जाती थी, और मेरा 8वीं हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मैं मेरी संतान को नहीं बचा पाई, और उस टाइम मुझे लगा कि ऐसे तो जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, तो कोई जॉब भी करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि दादी के साथ में बैठ के जो कसीदाकारी का काम सीखा था उससे मैं कुछ करूंगी, लेकिन कहाँ से मैं कपड़ा लाऊंगी, कहाँ इसकी सेल करूंगी, मार्केट कहाँ होगा, ये कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा कि जो लोकल महिलाएं हैं, अपने पीहर जाती है, उसके लिए मैं छोटे छोटे बैग बनाती हूँ जो वो कपड़े डाल के लेके जाएगी। तो बैग बनाने के लिए भी मैंने जो कढ़ाई थी वो तो हाथ से कर ली, लेकिन उसकी जो स्टिचिंग थी वो मशीन से होती थी। तो मशीन खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो फिर हमने एक समूह बनाया, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से बात की कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, अगर अपन मिलके कुछ करें तो शायद कुछ हो सकता है। तो हमने 10 महिलाओं का एक समूह बनाया और 100-100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, और उससे हमने काम शुरू किया। लेकिन वहां पे भी दिक्कत ये थी कि अब हम 10 महिलाएं हो गई, इतना काम कहाँ से लेके आए। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि जिस संस्थान की मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, ग्रामीण विकास चेतना संस्थान,
उनसे जाके मिले हम कि वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, शायद वहां से हमें कुछ काम मिल जाए। तो हम 2-3 महिलाएं इकट्ठे होके वहां गए और हमारे संस्थान के सेक्रेटरी हैं विक्रम सिंह जी, उनसे जाके हम मिले कि हमारा एक समूह है और हम काम करना चाहते हैं, अगर आप हमारी कुछ मदद कर पाए तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर निकल के खुद काम के लिए आना, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और उन्होंने हमें सैंपलिंग का काम दिया और उस टाइम हम बहुत खुश हुए कि हमें काम मिला है। तो सैंपल हम अच्छे से बना के लेके गए और फिर हमें ऑर्डर का काम दिया गया कि ये हम 3 दिन का आपको काम दे रहे हैं और आप करके लेके आइए। हमें इतनी खुशी थी कि आज पहली बार हमें ऑर्डर का काम मिला है। तो हम वापस जाके बैठ गए काम करने के लिए और नेक्स्ट डे वापस आए तो उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बोला, हमने कहा आपसे काम नहीं होगा, आप कल शाम को लेके गए थे और आज वापस देने के लिए आ गए। मैंने कहा नहीं, हम काम करके लेके आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा पूरी रात बैठ के काम किया था हमने और ये हम काम पूरा करके लेके आए हैं। तो फिर उनको लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं और आगे कैसे किया जाए। तो फिर हमें ऑर्डर का काम दिया गया और जब हमारे पास में पैसे आने लगे तो मैंने सोचा कि मेरे जैसी कितनी बहनें हैं जिनके पास में रोजगार नहीं है, उनके पास जो दूर दूर ढाणियों में लेडीज रहती है, उनको भी वो काम तो पूरा दिन करती है, घर का काम करती है, बच्चों का करती है, पशुपालन का करती है, खेती का काम भी करती है, लेकिन खुद के लिए 2 रुपए भी हाथ में नहीं होते हैं उनके, उनको साथ में जोड़ूंगी। तो फिर गांव गांव घर घर जाके उनको मोटिवेट किया कि आप भी काम करिए, हम ये काम कर रहे हैं। तो महिलाओं की तो इच्छा थी कि हम काम करें, लेकिन घर वाले मानते नहीं थे कि पता नहीं ये आज क्या सिखा के जाएंगे, कल हमारा कहना मानेंगे नहीं मानेंगे, तो कल कहीं जाना पड़ा तो घर कौन संभालेगा, ये सारी बातें। लेकिन हमने उनको बोला कि ये घर का काम भी करेगी और जो भी इनको दिन में 2-3 घंटे टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी और इनको काम लेने के लिए भी कहीं नहीं जाना होगा, हम खुद आएंगे और इनको काम देके जाएंगे और लेके जाएंगे। तो ऐसे करके कुछ महिलाएं साथ में जुड़ी और जब उनके पास में इनकम आने लगी तो पास की और महिलाएं साथ में जुड़ना शुरू हुई। तो ऐसे करके ये सफर 10 महिलाओं से शुरू हुआ था, आज 22,000 प्लस पहुंच गया है, क्योंकि हर किसी को चाहत होती है कि हम भी कुछ करें और महिला एक महिला को देख के ही कर पाती है। तो इसी संघर्ष की घड़ी ये अभी तक जारी है और इसी बीच में कई सारे काम हमें करना पड़ा, क्योंकि 10 महिलाओं के लिए काम था लेकिन अब और ज्यादा महिलाएं जुड़ गई है, अब कैसे किया जाए। तो ऐसे हम विचार करते रहे और किसी ने बताया कि अगर अपन एग्जीबिशन करते हैं तो हमें ज्यादा काम मिल सकता है, लेकिन एग्जीबिशन कहाँ होगा, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं और बाहर तो हम कभी गए ही नहीं है, तो कैसे होगा ये। तो किसी ने बताया कि नहीं, ये तो दिल्ली और बॉम्बे में होगा, यहाँ तो नहीं हो सकता है। तो अब दिल्ली कैसे जाएंगे, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है और बाहर कभी गए भी नहीं है, कैसे लोगों से बात करेंगे और ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इनको कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जाना तो है। तो ऐसा सोच के ही हमें दिल्ली एक एग्जीबिशन में मौका मिला जो रफी मार्ग पे हुआ था और वहां हम पहुंचे घबराहट के साथ। लेकिन जब कस्टमर आए, क्योंकि हमारे कस्टमर ज्यादातर लेडीज ही है, तो लेडीज की समस्या शायद समझती है, तो उन्होंने हमसे बात की कि बेटा ये प्रोडक्ट आपने जो बनाए हैं इतने सुंदर है, ये आपके है या मशीन के है। तो हमें लगा कि वास्तव में अपने प्रोडक्ट को तो पसंद किया जा रहा है, ये तो हमने पूरा हाथ से बनाया है। तो ऐसे करके हमें हौसला मिला और उस एग्जीबिशन में हमारी 10 से 15 हजार की सेल हुई थी, लेकिन वो 10-15 हजार हमारे लिए बहुत बड़ी थी और उससे हमने और अच्छा काम करना चाहा। हमने सोचा कि हम वापस जाके अच्छे से तैयारी करेंगे और नेक्स्ट एग्जीबिशन में हम ज्यादा सेल करेंगे। तो हमने तैयारी की और नेक्स्ट एग्जीबिशन में जब हम गए तो इस बार हमारी 10 से 15 हजार सेल नहीं हुई थी, 50 हजार भी नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। और यहाँ से हमें हिम्मत मिली कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अब हम और नवाचार करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम होम फिनिशिंग के आइटम बना रहे थे, जैसे बेड कवर, कर्टन्स, कुशन कवर, लेकिन इसी को गारमेंट में बदलेंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे और ज्यादा बहनों को काम मिलेगा। तो ऐसा सोचा हमने, लेकिन हम जो फैब्रिक यूज कर रहे हैं ये तो सिर्फ कॉटन है और मोटा कपड़ा है, तो इसमें तो नहीं बनेगा।
तो फिर कैसे करें? तो एग्जीबिशन में और भी लोग आते थे जो फैब्रिक बनाते थे, तो उनसे हमने बात की। तो फिर हमने जैसे टसर, मूंगा, मटका, रो सिल्क और ये चंदेरी, महेश्वरी, ये सारे कपड़े हमने सोर्स करके इसमें हमने गारमेंट्स बनाने शुरू किए। जैसे साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाए। और उसके बाद भी हमें लगा कि एप्लिक में ज्यादातर कोई ड्रेसेस नहीं बनाते हैं, तो लोगों को शायद समझ में नहीं आता है। तो हम इनको कैसे दिखाएं जो लोगों को लगे कि वास्तव में ये तो बहुत सुंदर है और इसको खरीदना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आया क्यों ना इसका फैशन शो करें। लेकिन फैशन शो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बड़े डिजाइनरों का काम है और हमें कहाँ से मौका मिलेगा। तो ऐसे ही हम सोच रहे थे और हमें राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां जाके हमने रिक्वेस्ट की कि हमें फैशन शो करना है, आप अगर हमें मौका दो तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, अवार्डी लोग हैं, वो आ रहे हैं, आप आर्टिजन हो, आप कैसे कर पाओगे। तो हमने कहा नहीं, हमारी इच्छा है, आप हमें एक बार मौका दीजिए। तो वहां से हमें मौका मिला। और अब दिक्कत वास्तव में ये थी कि वहां पे बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, जैसे बीपी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहम ठाकुर जैसे बड़े बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं। इनके साथ में अपन अपना कलेक्शन कैसे बनाएंगे। तो हमने और बड़े एनजीओ से मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए, हम फैशन शो करना चाहते हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइन कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि ये जो फैशन शो का काम है ये डिजाइनरों का काम है, आपका नहीं है। आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपका लेवल है और वो करिए। तो हमें लगा कि हमारा सपोर्ट करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो हम करेंगे। और हम खुद ही बैठ के कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, जैसा हमें समझ में आया वैसे कलर थीम ली और हम पहुंच गए थे फैशन शो के लिए। लेकिन हमें डर लग रहा था कि वास्तव में कोई पसंद करेगा नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारे डिजाइनर्स और ऑडियंस सब खड़े होके तालियां बजा रहे थे। इतना पसंद आया उनको कि मुझे खुद को भी यकीन नहीं हुआ। और नेक्स्ट शो के लिए 5 बड़े डिजाइनर्स बाड़मेर पहुंच गए और यहाँ से कलेक्शन उन्होंने बनवाया और सट्टा 16 शो मेरा था। तो वहां से फैशन शो की स्टार्टिंग हुई। और उसके बाद आज मैं पूरे इंडिया में जो ट्राइफेड के साथ में मिलकर जो आदिवासी आर्टिजन है उनके लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाती हूँ और डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया। और लंदन फैशन वीक, कोलंबो फैशन वीक जैसे हम बाहर जाके भी फैशन शो करते हैं और साथ में एग्जीबिशन भी करते हैं। तो आज 22,000 से ज्यादा बहनें हैं जो इनका लाभ ले रही है और वो जुड़ी हुई है काम से। तो ऐसे ही पूरे इंडिया में भी कोने कोने से मेरे पास में कॉल आते हैं कि हम कैसे करें, हमारी जो क्राफ्ट है उसको कैसे बढ़ावा दें। तो उनको हम यही बताते हैं कि जो भी अपनी कला है इसको प्रमोट करिए। उनको फैब्रिक के बारे में बताते हैं, उनको कला के बारे में बताते हैं, यहाँ की बहनों को वहां भेज के उनको सिखाते भी हैं। तो ऐसा अभी चल रहा है। जी बहुत सुंदर उमा जी, आपकी कहानी, आपका जीवन वृत्तांत वास्तव में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और जो कार्य आप कर रही हैं, हजारों लोगों को रोजगार देना, और जितना आपने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया तो वास्तव में बहुत प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना सुंदर वृत्तांत हम सबको बताने के लिए। किन संघर्षों के साथ आप आगे बढ़ी और आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक कैसे कैसे पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा संदेश मैं सुना चाहूंगी आज बेटी दिवस पर। अच्छा जी जी, स्वागत है आपका जी। मैं ये कहना चाहूंगी अपने देश की सभी बेटियों से कि हम सभी अपने अपने काम को पूरी ताकत के साथ करें, वो चाहे पढ़ाई हो या कढ़ाई। हर काम में छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है, लेकिन धैर्य के साथ सामना करना होगा। और आज इसी के साथ में हम संकल्प लें कि हम सब बेटियों को अपने अपने क्षेत्र में ऐसा काम करना है जिससे कि आने वाले टाइम में हमें ये बेटी दिवस नहीं मनाना पड़े, हर एक दिन बेटी का हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद उमा जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पल्लवी आलाप देशपांडे जी को। आप अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैजिशियन हैं एवं पूरी दुनिया में 3,500 से ज्यादा शोज कर चुके हैं। आपने 9 वर्ष की छोटी सी आयु में
मैजिक शो करना प्रारंभ कर दिया था। इस उपलब्धि से आपका नाम सबसे छोटी मैजिशियन और पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका पल्लवी जी। आप अपने अनुभवों को हम सब से साझा कीजिए। बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें, अनम्यूट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आप सुन सकते हैं? हाँ हाँ, मैं सभी को सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, कल्पना दीदी को और कंचन दीदी को और मुकेश सर को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक शेर से शुरुआत करूंगी। महकना है तो ऐसे महकिए, महकना है तो ऐसे महकिए कि गुलशन में बाहर आ जाए, और एक बच्चे को जन्म देना है तो ऐसे दीजिए कि उसे अपने अंदर की दिव्य शक्ति का, दिव्य ऊर्जा का एहसास हो जाए, चाहे वो बेटा हो या बेटी। और अगर वो एक भारत का बच्चा है तो वो अपने भारत देश का नाम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में रोशन कर जाए। और ये ताकत दे सकते हैं एक माता पिता, और ये ताकत मुझे मिली बचपन में ही, और इसीलिए मुझे इस पर इतना विश्वास भी है। मराठी में एक कहावत है की गणपती घडवायचा असेल तर तू गणपती आहे हे तुझ्यावर बिंबवलं गेलं पाहिजे। सो अगर एक बच्चे को हमें जो रूप देना है उसे पहले उस रूप में देखना पड़ेगा। तो फिर एक बार मेरे माता पिता ने मुझे वो एहसास दिलाया, तो आई वॉज द ब्लेस्ड वन। मेरा बचपन जो है वो बहुत एक सेफ एनवायरनमेंट में गया है, एक बहुत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में रहा है। बहुत सारे दिव्य आत्मा या जो गुरुजनों का आशीर्वाद है, ऐसा मेरा बचपन रहा है। हमने 3,000-3,500 से ज्यादा शोज किए हैं, और मैक्सिमम जो शोज है हमारे, मैं 2-2.5 घंटे का पूरा शो हम लोग करते थे। मैं, मेरे बड़े भैया, हर जगह पे माता पिता साथ होते थे, उनका आशीर्वाद साथ होता था। और मैक्सिमम शोज जो हुए हैं वो कोई ना कोई अच्छे पर्पस के लिए। तो जब हम अच्छे पर्पस के लिए करते हैं तो बहुत सारी दुआएं मिलती है, चाहे फिर वो कैंसर पीड़ित पेशेंट्स हो, या चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हो, या हमने टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, फंड रेजिंग के लिए बहुत बहुत सारे शोज किए हैं। तो वो ऊर्जा में जो ग्रोथ थी, वो अब उसकी ताकत मुझे समझ रही है कि बाप रे, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ मैंने किया, पर ये तो सभी के आशीर्वाद है और वो ऊर्जा है। क्योंकि अगर आपके शो को 20-25 हजार लोग हर बार देख रहे हैं, एक शो ऐसे था कि 1 लाख लोग श्रवण बेलगुला में साथ में, जब मैं सिर्फ 12 साल की थी तब इतने ज्यादा दर्शक थे, हर जगह पे टीवीज, मॉनिटर्स लगे थे। अब ये मैं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, और उस समय हर कोई मुझे बहुत ही आशीर्वाद भाव से और बहुत अच्छी ऊर्जा से देख रहा था। और वो जो आशीर्वाद है ना, उसी ने आज मुझे जो बनाया है, ये बनाया है। और मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये हर माता पिता कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं। हमारा हर बच्चा जो है भारत का, वो हमारा बच्चा है, ये समझ के वी कैन गिव द सेम वाइब्रेशन, चाहे वो बेटी है या बेटा, क्या फर्क पड़ता है। आज मेरी 2 बेटियां हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और दोनों इसमें मेरे भी जो मेंटर्स हैं, मैंने बाद में भी काफी कुछ सीखा, अपने आप को डेवलप करते रही मैं हमेशा। तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि तू ये मत सोच कि हम लोग ये कि बेटा हो या बेटी कुछ भी हो, अच्छा हो, नहीं। उन्होंने मुझे एक ही बोला कि तू बस ये सोच कि मेरा जो बच्चा है वो हेल्दी है, हैप्पी है, हमें क्या चाहिए। और बस ये 2 चीजें चाहिए, और बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है।
और मेरी जो बड़ी बेटी है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बोलते हुए कि आज उसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एट द एज ऑफ 7 उसका ये रिकॉर्ड हुआ कि वो स्टॉक मार्केट की नोट स्पीकर है, कि जब ये स्टॉक मार्केट ये एरिया ही फॉर फीमेल, आज तो महिलाएं हर जगह पे है और उस क्षेत्र में आज भी फिर भी महिलाएं कम है, और उसमें वो 7 साल के बच्ची ने पूरा प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन की, और वहां पर जो पूरे देश भर के रिनाउंड स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स थे उनके सामने उसने ये प्रेजेंट किया, और उसका ये रिकॉर्ड हुआ कि शी इज द यंगेस्ट स्पीकर इन द एरिया ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जब वो छोटी थी ना, तो तब वो उसके पापा के साथ, पापा ट्रेडिंग करते थे तो वो उनके साथ बैठती थी, और हम लोगों का एक ही ये था कि ये नहीं समझना कि इसे कुछ नहीं आता। ये कभी नहीं बोला कि अरे तू बाजू में जा, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। उसको इस तरह से बताया कि यू नो एंड यू कैन अंडरस्टैंड, और हर चीज वो उसको बताते थे, चाहे ये एहसास है कि उसे समझ जाएगा, और उसे समझा। उसने उसका फर्स्ट ट्रेड किया जब वो खुद 5 साल की थी, और उसने उसका प्रॉफिट 1900 प्रॉफिट किया, और उसने उसे डॉल हाउस खरीदा। बट उसका वो जो एहसास है कि मैं कर सकती हूँ, ये तो काम हमारे पेरेंट्स का ही है। तो जैसे हेमलता दीदी ने भी कहा कि दृष्टि दोष, तो हम उसे दृष्टि पावर में बदल सकते हैं, कि जैसे हम अपने बच्चे को देखेंगे वो वैसे ही बनेगा, और जैसे संस्कार हम कौन सा अंदर, दोनों अच्छे संस्कारों का भी बटन हम दबा सकते हैं, और कमजोर संस्कार बोलूंगी मैं, उनका भी बटन दबा सकते हैं। तो हमेशा हम सही ऊर्जा दे, सही बटन दबाए, और उसके बाद तो रिजल्ट मिलना ही है, क्योंकि ये साइंस है, ये ऊर्जा का साइंस है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें ये याद रखना है कि हम अपनी ऊर्जा को नीचे ज्यादा देर न जाने दें, अपने आप को खुद ऊपर उठाए, ये वेट ना करे कि कोई आए और हमें ऊपर उठाए। हमें वो शक्ति है अपने आप को ऊपर उठाने की, वापस अच्छी ऊर्जा में, अच्छी भावनाओं में अपने आप को लेकर जाने की, अपना विश्वास वापस जगाने की। अगर मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे साथ भी काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत सारे शोज हमने किए, बहुत नाम कमाया है बचपन से लेके अब तक, चाहे वो जैन राष्ट्र गौरव पुरस्कार हो, बेस्ट मैजिक अवार्ड ऑफ इंडिया हो, अखिल भारतीय नारी प्रगति मंच के इसमें, जहां आई फील सो प्राउड कि मैं बहुत छोटी थी, तब तो कुछ समझता भी नहीं था, पर उस समय भी जिस बॉडी पे किरण बेदी जी थे, जिसपे इंदिरा गांधी जी थे, उसपे वन ऑफ द 5 मेंबर्स चोजन वाज मी, एंड इट इज लाइक ब्लेस्ड टू बी वन, कि आपको वो दिव्य ऊर्जा आपको संकेत दे रही है कि यू आर द चोजन वन। और अब मैं चाहूंगी कि उसको मैं सही दिशा में, लोगों के भी भलाई के लिए, अब वो जो किताब मिली थी अब यूज करूं, तब तो नहीं समझता था। तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि चाहे वो मैजिक फील्ड हो, या उसके बाद आई बिकेम अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैंने फिजियोथेरेपी में भी अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैब सेंटर हजियली मुंबई। अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे सिर्फ 4 सीट होते हैं, 2 सीट जो है वो महाराष्ट्र के होते हैं, और 2, मैं महाराष्ट्र से हूँ, 2 सीट महाराष्ट्र के होते हैं और 2 सीट आउट ऑफ महाराष्ट्र, और उसमें भी 1 सीट जो होता है वो कैटेगरी के लिए होता है, एक ओपन कैटेगरी के लिए होता है, दोनों। तो अब उसमें आई वॉज ब्लेस्ड टू बी वन। तो मैंने हमेशा अपने एजुकेशन को और अपने हॉबी मैं कहूंगी, अपनी पैशन कहूंगी, उसको बैलेंस किया, और जो चुना उसमें अपनी पूरी जान डाल दी, और इसीलिए मुझे रिजल्ट मिला। तो यही हम भी कर सकते हैं।
इसी श्रद्धा से, इसी भावना से, इसी इंटेंशन से मैं ये शेयर कर रही हूँ। और अपने आप को मैं डेवलप करते रही इवन आफ्टर मैरिज। मुझे डेफिनेटली कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इट वॉज अ लव मैरिज, तो बहुत सारी दिक्कतें आई तब। पर पता नहीं ऊपर वाले का कुछ और ये होगा कि मुझे उस परिवार का हिस्सा बनने के वजह से मुझे समझा कि मैं दोनों कल्चर्स को देख पाई दूर से, बाहर से, और दोनों कल्चर्स का अच्छा लेकर मैं दुनिया तक पहुंचा सकती हूँ। ये विश्वास मुझे आ गया कि हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो हमें अगर अच्छा हम देखें तो अच्छा होता जाएगा। तो ये बहुत सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद पता चल रहा है। तो आप भी अपने आप को डेवलप करते रहिए, पर हमें ये भी समझना है कि अगर मुश्किलें भी आती है ना, तो डरना नहीं है। वो मुश्किलें भी आती है तो हमें अपनी ताकत को पहचानने का मौका देती है, जो मैंने भी पहचाना। मुश्किल समय में मैंने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में नहीं जाने दिया, उसको सही दिशा में डाइवर्ट किया, और मैंने किताब लिखी, और जो भी मुश्किलें मुझे आई उसमें से मुझे रास्ता मिलता गया, क्योंकि मेरा विश्वास था उस दिव्य ऊर्जा पे, ईश्वर पे, उस दिव्य शक्ति पे, और अपने अंदर की शक्ति पे। और अगर ये दोनों पे विश्वास है तो मुझे लगता है कि हम किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने जो भी खुद इस्तेमाल किया, जो भी मैं उनको कीज बोलूंगी, 51 कीज दैट ओपन द डोर टू कॉन्फिडेंस, आई would like to share about it. मैं शायद थोड़ी देर बाद I would share my book with you all. तो उसमें बहुत सारी कीज है जो हमें बाहर की किसी भी तरह के प्रभाव का एहसास हम पर नहीं होने देती, और हम फोकस्ड रह सकते हैं, सही दिशा में काम कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस का सही अर्थ है कि मेरे लिए कि आई बिलीव इन माई चॉइसेस, आई बिलीव इन माई सेल्फ, एंड आई एम नॉट इम्पैक्टेड बाय एनीथिंग आउटसाइड ऑफ मी, चाहे वो किसी और के जजमेंट्स हो, ओपिनियंस हो, क्रिटिसिज्म हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज क्रिटिसिज्म्स, ओपिनियंस की। दूसरे जिस तरह से भी आपको फीडबैक दे रहे हैं उसको फीडबैक की तरह ले, और वहां अपनी ऊर्जा नकारात्मक भावना से, डर से, भय से, या अहंकार से, या किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड से ना बहते हुए उसको एक मैसेज की तरह ले, और फिर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में डाइवर्ट करे। तो ये मैंने सीखा है, और मैं चाहती हूँ कि हर भारत की बच्ची, हर माता पिता को ये मिले, और वो भी अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, और बाहर के किसी भी इसका प्रभाव उन पर ना पड़े, और अच्छे प्रभाव ही वो एब्जॉर्ब करते रहे, और हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। और अगर हम हमने जन्म लिया है तो उसको हम साकार बनाए, और हम हर कोई कर सकता है, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। मैं अपने किताब के बारे में भी थोड़ा शेयर करना चाहूंगी, पर आप आगे बढ़िए और फिर एक बार मुझे मौका दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ और एक प्राणिक हीलर भी हूँ, और ये भी मुझे बहुत गर्व हुआ कि हर चीज जो हमारे लिए चलकर आती है वो हमें एक दिशा की ओर लेकर जा रही है। बिना वजह ना कुछ नहीं होता। तो मैं ऐसे समझती कि वो दिव्य शक्ति, वी आर द चोजन वन, और हमसे कुछ करवाना चाहती है जो इस विश्व के लिए बहुत बहुत फायदेमंद हो। तो मैं इन सभी साइंसेस को जोड़ना चाहती हूँ, और हर एक इंसान को अपने अंदर की उस जादूगर को वो पहचान पाए, ये ताकत देना चाहती हूँ। और शायद ये किताब में भी ऐसे ही कुछ है। सो थैंक यू एंड कीप ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच
थैंक यू पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपनी लाइफ के इतने अच्छे एक्सपीरियंस हम सबसे शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति जी। मैं आमंत्रित करती हूँ कंचन शर्मा जी को। आप राजस्थान से आती हैं और आप राजस्थान की बहुत सारी लोक कल्याणी कार्यों में सक्रियता से भूमिका निभा रही हैं और आप एक समाज सेविका हैं जो कि अंगदान की मुहिम से जुड़कर आम जन को अंगदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही आप दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की संरक्षक भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने विषय में और अपने कार्यों थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते हो घर सूने आंगन बनकर जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। मैं कंचन शर्मा आप बेटी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ महान पेरेंट्स को जिन्होंने महान बेटियों को जन्म दिया। यूं तो मेरे इतने बड़े काम नहीं है कि मैं इतनी महान शख्सियत के साथ ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्टेज शेयर कर रही हूँ। मेरी एक छोटी सी जर्नी है। बहुत छोटी उम्र में पिता का साया सर से उठ गया था, तो 16 साल की उम्र में पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मेरा विवाह कर दिया गया, जिसका मुझे इस वक्त कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि मैं वो सपने नहीं जी पाई जो मेरे साथी जी पाए थे। मेरे साथ की मेरी सहेलियां, एक IAS ऑफिसर है, एक डॉक्टर है, तो जब हमारी पढ़ाई का कंपटीशन चलता था मैं उनसे कहीं आगे होती थी, लेकिन मैं वो सपने नहीं जी पाई। तब मैंने शादी के बाद जब मेरी बेटियां हुई तो मैंने सोचा मैं सपने इनके थ्रू जीऊंगी और मैंने आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही कंचन जी, स्क्रीन रुकी हुई है अभी, वीडियो शायद पॉज हो गया है। अभी देखी हुई है। मैं आकाश जी से निवेदन करता हूं कि स्क्रीन को बिल्कुल ऐसे विंडोज हम सबको साथ में रखे, है ना। कंचन जी कंटिन्यू कीजिए आप। जी। तब मैंने अपनी बेटियों के थ्रू अपने सपने जीना शुरू किया। मेरे फादर डॉक्टर थे और अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को उस तरह परवरिश की कि उन्होंने मेडिकल में टॉप किया और वो मेरे लिए प्राउड का मोमेंट था जब मेरी बेटी का 4 जगह पे टॉपर में सिलेक्शन हुआ मेडिकल में और उसने एम्स को ऑप्ट किया और वो MBBS करी वहां से की। तो मेरे लिए अपने सपनों को जीने का जरिया बेटियां बनी। मीनवाइल मेरे साथ कुछ इस तरह घटित हुआ कि क्या तो मेरे घर में एक मेड थी, वो उसकी बेटी दिव्यांग की श्रेणी में आती थी। उसको वो अक्सर छुट्टियां करती थी, तो मैंने उससे शेयर किया कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। उसने बताया मेरे इस तरह से बेटी है मेरी, और तो मैंने उस बेटी को बुलाया, उसकी काउंसलिंग की। उस बेटी ने बताया कि मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है। मैंने उसको बहुत सारी चॉइसेस दी, ब्यूटी पार्लर कर सकती हो तुम, ये उसने सिलाई की अपनी चॉइस बताई। मैंने उसको सिलाई का कोर्स कराया और एक बुटीक में उसकी जॉब कराई और साथ ही में उसकी शादी एक IITian लड़का जो दिव्यांग है और आज वो बहुत खुशी से अपनी गृहस्थ जीवन जी रही है। यूं करते करते कुछ इसी तरह से यूं करते करते मेरे जीवन में दिव्यांग जनों से जुड़ाव हो गया और मैं कहती हूँ कि दिव्यांगता मेंटल स्टेटस होती है। मैं दिव्यांग उनको समझती हूँ जो 4 साल की बच्ची का रेप करते हैं। मैं मानसिक दिव्यांगता उनको समझती हूँ। शारीरिक दिव्यांगता कहीं भी आड़े नहीं आती है। मैं जिन बच्चों के साथ जुड़ी हूँ और मैंने दिव्यांग बच्चों और दिव्यांग लोगों के साथ संघर्ष किया और उनकी पीड़ा को मैं आज अपने अंदर महसूस करती हूँ। मैं शारीरिक रूप से संपूर्ण होके भी वो काम नहीं कर पाई जो दिव्यांग बच्चों को मैं करते देखती हूँ, जो एक हाथ से फील्डिंग बैटिंग करते हैं। आप उनको देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उन बच्चों को आप देखेंगे। और मेरे इन्हीं कामों को देखते हुए मुझे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से ऑफर आया संरक्षक बनने का और मैं आज दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की संरक्षक भी हूँ। और अभी हम लोग हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट
प्रीमियर लीग हम करने जा रहे हैं बहुत जल्दी में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सृष्टि की सबसे सुंदर रचना अगर है तो वो बेटी है। हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ये परिकल्पना साकार करती है वो हमारी ये बेटियां ही करती हैं। यहीं से हम उनके जो बीज को हम उनमें संस्कार के बीज को जो आरोपित करते हैं वो यहीं से ही करते हैं। तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि परंपरागत क्षेत्र को छोड़कर अलग अलग क्षेत्र में बढ़ रही हैं। जो हमारी पल्लवी है, हमारी दीदी है, जो बाड़मेर से दीदी आती हैं वो हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्रों से चुन रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमारे वित्त मंत्री महिला हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, ऑटो रिक्शा चला रही हैं। मतलब जो पुरुषों का जो वर्चस्व जहां कहा जाता था उसमें आज महिलाएं आगे दिख रही हैं और बहुत बड़े दमखम के साथ वो दिख रही हैं। तो मैं कहूंगी कि बेटी दिवस मनाने का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि फायदा जो मैं देख रही हूँ वो इस तरह से देख रही हूँ कि आज हमने जो सब शेयर किया, सबने अपने अपने जीवन वृतांत को शेयर किया, वो लोगों के सामने आ रहा है, लोग प्रेरित हो रहे हैं उससे। और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागृत हो रही हैं। उनको पता है कि हम और भी क्षेत्र हैं जहां हम चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बेटियों को शिक्षा दो, संस्कार दो, पंख दो और खुला आसमान। तो फिर उनकी उड़ान देखिए आप खुद गर्व करेंगे कि बेटियां कहां से कहां आपको प्राउड फील करा सकती हैं। वो मैंने अपनी बेटियों के जरिए वो प्राउड मोमेंट मेरे लिए हर जगह रहे हैं। मेरी बेटियों ने मुझे हर जगह प्राउड किया है जो मैं नहीं कर पाई। उन्होंने बहुत बड़े बड़े पुरस्कार, प्रधानमंत्री लेवल तक के पुरस्कार जीते हैं और हमेशा टॉपर रही हैं। तो मैं बेटियों को यही कहूंगी कि अपनी शक्तियों को पहचानें। और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो जो सुंदर सिनेरियो दिख रहा है वो इतना सुंदर है नहीं। जब बेटियां माँ की कोख में मार दी जाती हैं, 4 साल की 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण होता है, तो तस्वीर उतनी खूबसूरत नहीं है। लोगों तक सिर्फ योजनाएं चलाने से कुछ काम नहीं बनेगा। हमें वो शिक्षा, संस्कार घर से शुरुआत करने होंगे। जब हमारा बेटा होता है हमें उसको संस्कारित करना होगा कि अगर आप बेटियों की आप उनकी इज्जत करें। एक अकेली लड़की आपके लिए मौका नहीं, जिम्मेदारी है। हमें उनमें ये संस्कार डालने होंगे। सिर्फ कानून के जरिए कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कानून है, लेकिन वो सख्ती, वो संस्कार पहले हमें लाने होंगे अपने समाज में। और हमें बेटों को भी उसी तरह से परवरिश करनी होगी, बेटियों के लिए इज्जत करने के लिए। मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि कानून अभी प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कानून है और पीसीपीएनडीटी एक्ट है, सख्ती भी हो रही है, लेकिन अभी भी मानसिकता यहाँ मैं कहूंगी औरतों ही, एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। अगर कोख में एक बेटी मार दी जाती है तो मैं उसका पूरा दोष एक महिला को दूंगी। कोई पुरुष आपको किसी तरह से बाध्य नहीं कर सकता अगर आपकी इसमें चाहत नहीं हो, आपकी इसमें परमिशन नहीं हो। तो मैं ये कहूंगी कि अपने लड़कों को भी संस्कारित करें और अपनी बेटियों को आजादी दें, संस्कार दें, उनको उनके लिमिटेशंस बताएं और खुला आसमान दें। फिर देखिए बेटियों की उड़ान। और आज बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी महान बेटियों को मेरा नमन और बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, मुझे इस तरह का ये मंच दिया आपने। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और वास्तव में बिल्कुल सही कहा गया है कि एक बेटा भाग्य से मिलता है और एक बेटा भाग्य से होता है और एक बेटी सौभाग्य से होती है। तो ये सब हमारे आज के अतिथि लोग थे, जिन सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप सबका जीवन हम सबको बहुत प्रेरणा देता है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी चेयरमैन श्री प्रवीण सुधार जी को। चेयरमैन श्री प्रवीण सुधार जी को, आप एक युवा उद्यमी हैं एवं 40 शाखाओं के को चेयरमैन भी हैं। प्रवीण जी को उनके द्वारा व्यापार क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं योगदान के लिए नीति आयोग एवं अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका प्रवीण जी।
बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अमूल्य समय अपना हम सबको दिया। स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार आप सभी को। जी नमस्कार। और राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ राजस्थान के पूरे परिवार की ओर से। वो माता पिता भाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटी जन्म लेती है। बेटियों के सम्मान में बेटी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में बेटी दिवस मनाने का एक मकसद जागरूकता दिवस है, जागरूकता फैलाना है। बेटी को ना पढ़ाना, उन्हें जन्म से पहले मारना और अत्याचारों से बेटियों को बचाने के लिए भारतीयों को जागरूक करना है। आज हमने इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय बेटी दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिस कार्यक्रम में देश की जानी मानी बेटियां जिन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया है, हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप देश की तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सभी का आभार, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रेखा राव जी को। आप फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ की उपाध्यक्ष हैं। आप का मैं स्वागत करती हूँ। आप आकर हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करिए। आपका सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करिए। आपका स्वागत। आकाश जी। प्रीति मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। प्रीति मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, अगर इजाजत दें आपके पास समय है तो। अगर इजाजत दें आपके पास समय है तो। जी स्वागत करती हूँ। जी मैं बताना चाहूंगी कि मैं अंगदान और देहदान की मुहिम से भी जुड़ी हुई हूँ। वो कुछ यूं हुआ कि मेरी बेटी जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तो एक सब्जेक्ट होता है मानव मृत शरीर पे ही पढ़ाया जाता है। तो जब वहां उसको पढ़ाया जाता था तो एक ही बॉडी पर 25-30 बच्चे जब पढ़ते थे, वो घर आके बड़ी अपसेट होती थी कि हमें मुझे समझ नहीं आता है करके। तो तभी मुझे लगा कि जो देहदान है वो विज्ञान के लिए, जो पढ़ाई के लिए है, वो कितना जरूरी है। तो मैंने देहदान पे काम करना शुरू किया और साथ ही साथ मैंने अंगदान की मुहिम भी छिड़ाई, जो कि मैंने अभी तक 1000 से ऊपर लोगों को इसके लिए प्रेरित कर चुकी हूँ मैं, और शपथ पत्र भरवा चुकी हूँ देहदान और अंगदान का। तो मैं यहाँ सभी उपस्थित सभी से बोलूंगी कि आप भी इस मुहिम में जरूर अपनी सहभागिता निभाएं, क्योंकि हम जीते जिंदगी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब जमींदोज हो जाएंगे या अग्नि में हम मिला दिए जाएंगे, लेकिन हम फिर भी हम दूसरे के दिल में धड़कते रहेंगे, दूसरे की आंखों से हम दुनिया देखते रहेंगे, तो इससे खूबसूरत चीज कोई और नहीं हो सकती है। तो मैं आप सबसे ये चाहूंगी कि आप मेरी इस मुहिम में साथ दें मेरा। जी बहुत 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 शुक्रिया प्रीति जी। प्रीति जी हम सब सागर जी जो कि क्या स्वागत है आपका, क्या स्वागत है आपका। माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है भैया, आपका माइक म्यूट है भैया, माइक म्यूट है। जी प्रीति जी। हाँ जी अब आ रही है। अभी सुना, अभी आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय बेटी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही आप सभी हमारे कार्यक्रम में इतनी बड़ी शख्सियतें हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मनन चतुर्वेदी जो राज्य मंत्री रही है, राज्य बाल संरक्षण आयोग की वो चेयरपर्सन भी रही है। रुमा जी जो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, वो हमारे बीच में आई। पल्लवी जी, हेमलता दीदी सरकार, प्रवीण जी, आप सभी अपने आप में शख्सियत हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम जो राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाते हैं या बालिका दिवस जो जनवरी में मनाते हैं, तो इसका सार्थक महत्व तब है जब हमारे देश में ये जो दुराचारी हैं, बलात्कारी हैं, या जो भी इस तरह की बच्चियों पे अत्याचार करते हैं, उन पे जो जुल्म होते हैं,
उनका खात्मा होगा, तभी वास्तव में बेटी दिवस मनाना सार्थक होगा। और ऐसा तब संभव हो पाएगा जब हमारे जैसे जागरूक और सक्षम लोग इस बात को आगे लेकर आएंगे। अभी रवि किशन जी जो मेरे मित्र भी हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, उन्होंने भी संसद में एक मुद्दा उठाया था, क्योंकि 2014 में जो अभी ये एक अभिनेत्री ने अभी बात उठाई थी अनुराग कश्यप के बारे में, कि डायरेक्टर ने उनको 2014 में कोई हरासमेंट किया था। 2014 में वो हरासमेंट हुआ और वो आज बता रही है 2020 में। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप खुलकर आइए। कहीं ऐसे सामाजिक संगठन है जिनको आप जाकर इसके बारे में अवगत करा सकते हैं। अगर आप ही अपनी बात दबाएंगे, उसको शो ही नहीं करेंगे, अगर आप किसी के माध्यम से आप उसको पहुंचाएंगे नहीं, तो पुलिस तक वो बात कैसे पहुंचेगी? जो न्यायिक जो लोग हैं, न्यायिक जो कमेटियां हैं, वहां तक ये बात किस तरह से पहुंचेगी? तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, देश की सारी बेटियों से, माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि आप जागरूक होइए, अपने प्रति सजग होइए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए, और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी महिलाएं हैं जो असक्षम हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जागरूक कीजिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताइए। जैसा रुमा देवी जी अभी हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है, कोई सोच भी नहीं सकता, उन्होंने तो करके दिखाया, लेकिन आज की तारीख के अंदर कोई महिला या कोई बालिका जो मुकाम उन्होंने हासिल किया उसको सोच भी नहीं सकती है। मैं खुद इनफैक्ट बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि एक गांव के छोटे से परिवार से निकली हुई महिला अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाती है और 25,000 महिलाओं को रोजगार देती है। मैं रुमा देवी जी का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में और बेटियों के और महिलाओं के प्रति प्रोत्साहन और जो प्रेरणा प्रस्तुत की है, उनके लिए मैं उनको फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ राजस्थान की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि आज हमारे इस कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आने वाली थी, लेकिन उनके किसी व्यस्तम कार्यक्रम की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। साथ ही हमारे साथ में किरण बेदी जी जुड़ने वाली थी, वो भी किसी वजह से नहीं जुड़ पाई। तो हम कोशिश करेंगे आगे कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होगा तो हम उनको पूर्व में आगाह करेंगे और उनका बिल्कुल एग्जैक्ट समय लेकर हम उनको वापस किसी अगले कार्यक्रम में लेकर आएंगे आप ही के साथ में। तो मैं पुनः मनन जी चतुर्वेदी, रुमा जी, पल्लवी जी, आप सभी का, प्रीति जी, कंचन जी, आप सभी का आभारी हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 7:30 बजे डीडी समाचार चैनल पर किया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के 7 राज्यों का बड़ा चैनल है। तो अगर आपके वो चैनल आता है तो आप उसको देखें, अधिक से अधिक अपने मिलने वालों को उसको दिखाएं, कार्यक्रम को दिखाने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको किसी तरह से, मान लीजिए आपके कोई सेटअप बॉक्स उस तरह का नहीं है या केबल कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो उसको आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, जिससे आपसे जुड़े हुए लोग भी उस कार्यक्रम को देख पाए। रुमा जी से कुछ कहना चाहता हूँ। रुमा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, एक्चुअली प्रवीण जी 40 एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं, 2 लाख से ज्यादा व्यापारी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके प्रवीण जी को चेयरमैन है। तो अगर आपके संस्थान को जो इतने अच्छे काम कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए, देश के उत्थान में काम कर रहा है, अगर किसी भी तरह की कोई स्कीम आपको लगे कि 40 से जुड़कर आप कर सकते हैं, 40 में लास्ट टाइम आपका कार्यक्रम भी था वुमेन विंग में, तो आपको कहीं लगता है कि हम एसोसिएट हो सकते हैं, तो आप यू कैन कॉल मी एंड वी कोऑर्डिनेट। और मैं प्रवीण जी से वो बात रखूंगा और हमारे जो पदाधिकारी 40 में हैं उनके साथ उस विषय में बात करेंगे। अभी 40 ने कुछ दिनों पहले राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है RSLDC, उसके साथ में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का MOU साइन किया है। वैसी ही कोई गतिविधि या कोई प्लानिंग आपके मन में बने तो अपन इससे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 लाख व्यापारियों का समूह अपने आप में बड़ा समूह होता है। तो प्रवीण जी उसके को चेयरमैन, उसकी जो 25 ब्रांचें हैं जिलों की, उसके प्रवीण जी को चेयरमैन है। तो हम लोग कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं आपके संस्थान से जुड़कर। तो अगर आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी प्लानिंग आए तो हम भविष्य में इस विषय में बात कर सकते हैं। और मैं अब अंत में प्रीति जी भी एक अपने प्रीति जी हमारे साथ हैं, जो आज के कार्यक्रम की होस्ट थी और ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में वो उद्घोषक हैं। तो वो भी अपने आप में भारत की बेटी है और लेखिका है। मैं उनसे भी उनको मौका दे रहा हूं कि वो भी 2 शब्द इस कार्यक्रम में कहें राष्ट्र की बेटियों के नाम, राष्ट्रीय बेटी दिवस के ऊपर में।
प्रीति जी, आपका हार्दिक स्वागत। माइक अनम्यूट करें, माइक। कि जैसा कि मैंने शुरुआती पढ़ाई मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया, और मेरे घर का जो माहौल था, कभी इस तरह का कोई फर्क नहीं किया गया कि ये बेटी है, ये बेटा है, इसकी पढ़ाई में इवन देखा जाए तो मेरी पढ़ाई शायद और बेटर हुई है और भाई के कंपैरिजन में। तो मैंने बीटेक एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, और उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में एज अ डिजाइन इंजीनियर 6-7 वर्षों तक कार्य किया। और फिर ये मेरी हॉबी थी कि मैं लिखती थी, एंकरिंग करना बहुत पसंद था, और कॉलेज में स्टेजेस में वैसे प्रोग्राम को होस्ट करती थी, प्रोग्राम्स करती थी। तो एक पैशन सा था कि मुझे इस फील्ड में भी कुछ करना है। तो ऑल इंडिया रेडियो में वैकेंसी आई, मैंने वहां पर रिटन और काफी लंबा प्रोसेस था, स्वर परीक्षण हुआ, काफी कुछ हुआ। फिर मैंने अपनी हॉबी, जो मेरा हॉबी था, उसी को अपने करियर की तरह कन्वर्ट किया, और फिर ऑल इंडिया रेडियो में एज ए अनाउंसर इस समय वर्किंग हूँ। और बेटी दिवस के अवसर में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बेटियों को पर्याप्त अवसर दीजिए। अगर उन्हें पर्याप्त मौका अवसर दिया जाएगा तो वो हर एक कार्य बेटों से कहीं बेहतर करके दिखा सकती हैं। बस कमी रह जाती है तो उन्हें अवसर देने की, उन्हें मौका देने की। और मैं जैसा कि लिखती भी हूँ, कविताएं पढ़ती हूँ, कवित्री भी हूँ, तो कुछ पंक्तियां बेटियों के नाम पढ़ती हूँ आप सबके मध्य। तो पंक्तियां सुनिएगा कि अधरों पे मुझसे काने, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां। बेटियों को आप अवसर दीजिए, बेटियां हर एक कार्य कर सकती हैं और बेटों से कहीं अच्छा, कहीं बेहतर कर सकती हैं। पंक्तियां सुनिएगा कि अधरों पे मुझसे काने, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां। घर में लक्ष्मी का, रण में दुर्गा का, हर एक रूप धर सकती हैं बेटियां। कम तर जो उन्हें हो आकर रहे तो सुनो जी, बेटों को भी पीछे छोड़ सकती है बेटियां। लक्ष्मीबाई का तेज सावित्री का प्रण लेके, लक्ष्मीबाई का तेज सावित्री का प्रण लेके, पर्वतों को भी भेद सकती है बेटियां, पर्वतों को भी भेद सकती है बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब से मुझे जुड़ने का अवसर मिला, आप सबका सानिध्य मिला। और वास्तव में आप सबका जीवन बहुत बहुत प्रेरणामय है कि जिसको सुनकर, जिसको जानकर हम सब बहुत प्रेरणा ले सकते हैं, और समाज का हर एक व्यक्ति केवल विचारों में ही आप सबके जीवन को आधार बना ले तो शायद समाज की इतनी भयावह स्थिति ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सबका करती हूँ। मैं ये समापन अवसर पर 4 लाइन बेटियों के लिए अक्सर मेरी कथाओं में भी मैं बोलती रहती हूँ कि बेटियों के लिए हमारे ऊपर कितनी उदारता, कितनी दया, कितनी करुणा होती है। और उस करुणा के लिए जब बेटी विदा होती है, उसके लिए जब घर से, माता पिता के घर से 20 वर्षों तक वो अपने माता पिता के घर रहती है, फिर ससुराल में जाती है, उसे पता नहीं होता है कैसा घर मिलेगा उसको, कैसे लोग होंगे, अनजान लोग, उनके बीच में उनको पूरा जीवन बिताना है। तब माता पिता की बड़ी दयनीय स्थिति होती है। और उस समय 4 लाइनें मैंने स्वयं ही लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आ रही आवाज मेरी? जी दीदी आ रही है, बोलिए आप। ये ज़मीं रो पड़े, आसमां रो पड़े, ये ज़मीं रो पड़े, आसमां रो पड़े, आँख की छोड़िए आत्मा रो पड़े, ये ज़मीं रो पड़े, आसमां रो पड़े, बैठी डोली में जैसे जनक लाडली, आदमी क्या है परमात्मा रो पड़े, आदमी क्या है परमात्मा रो। ये भी अपनी कथाओं में बोलती रहती हूँ मैं, मुझे बहुत लाइन, वो मैंने स्वयं लिखी है ये लाइनें। और बेटियां तो वैसे ही सबके लिए वरदान होती है। बेटी नहीं है तो संसार भी नहीं है, बेटी नहीं है तो किसी का जन्म भी नहीं होता।
क्या है संसार की उत्पत्ति जन्म देने वाली मातृशक्ति है। और हमारे बीच में पल्लवी जी जो जादूगर आई थी उनसे मैं एक बात सीमा पर इतने सारे सैनिक लगाते हैं, आप थोड़ा जादू चलाइए ना, आतंकवादी मर जाए सारे। एक बार सभी मेहमानों से और सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में मिलने के वादे के साथ में मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और अंत में कहना चाहता हूं, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।